तो चलिए आज पदार्थ के उस सबसे छोटे लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्से की दुनिया में उतरते हैं। मेरा मतलब है परमाणु का केंद्र, यानी उसका नाभिक और उसके गहरे राज। अच्छा, ये सब शुरू होता है एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात से। हमारे आसपास जो भी कुछ है, हर एक चीज असल में 99.9% खाली है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज हमें ठोस महसूस क्यों होती है? और यहीं से हमारी ये पहेली शुरू होती है। क्योंकि उस खालीपन के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही छोटे से हिस्से में इतनी जबरदस्त एनर्जी छिपी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही है वो राज जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नाभिक, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं, आखिर कितना छोटा और कितना घना होता है। जरा इस स्केल को समझिए, ये कमाल का है। मान लीजिए कि एक एटम यानी परमाणु एक बड़े से क्लासरूम जितना है, तो उसका जो नाभिक होगा वो उस पूरे कमरे के बीच में रखी सिर्फ एक पिन की नोक के बराबर होगा। सोचिए, बस एक पिन की नोक जितना। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, उस पिन की नोक जितने छोटे से नाभिक में ही पूरे परमाणु का 99.99% से भी ज्यादा वजन यानी मास भरा होता है। यही बात इसे हमारे ब्रह्मांड की सबसे घनी चीजों में से एक बनाती है। तो सवाल ये है कि इस बेहद घने कोर के अंदर आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं कि ये किन चीजों से बना है। देखिए, नाभिक दो तरह के कणों से मिलकर बनता है। एक हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। और विज्ञान की भाषा में इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट की पहचान इस बात से होती है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं। वो संख्या हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। और जब ऐसा होता है तो हम उन्हें उस एलिमेंट के समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके तीनों रूपों में प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन पहले वाले में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में एक है और तीसरे में दो। और बस इसी फर्क की वजह से ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कहलाते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब वैज्ञानिकों ने नाभिक के वजन को बहुत ही बारीकी से नापा तो उनके सामने एक अजीब पहेली आ खड़ी हुई। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन 16 को लेते हैं। इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर हम इन सभी 16 कणों का वजन अलग अलग करके जोड़ें तो कुल मास 16.12744 यू होना चाहिए। यहाँ यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, जो बहुत छोटे कणों को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब ऑक्सीजन 16 के पूरे नाभिक का वजन एक साथ नापा गया तो वो कम निकला, सिर्फ 15.99053 यू। तो फिर सवाल ये था कि वो थोड़ा सा मास आखिर गया कहाँ? क्या वो बस गायब हो गया? विज्ञान में इस खोए हुए द्रव्यमान का एक खास नाम है, मास डिफेक्ट, यानी द्रव्यमान क्षति। ये वही अंतर है जो नाभिक के असली वजन और उसके सारे कणों के कुल वजन के बीच होता है। और इस पूरी पहेली का हल छिपा था आइंस्टाइन के सबसे मशहूर समीकरण में, E=mc²। आइंस्टाइन ने ही बताया कि मास और एनर्जी असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो जो मास गायब हुआ था वो असल में उस जबरदस्त एनर्जी में बदल गया था जो इन सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से कसकर बांधे रखती है। ये एक तरह का न्यूक्लियर गोंद है। अब ये जो बंधन ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड के हर नाभिक की स्थिरता को कैसे तय करती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हम न्यूक्लियस कितना स्टेबल है ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा से नापते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये वो औसत एनर्जी है जो नाभिक के अंदर हर एक कण को अपनी जगह पर बनाए रखती है। ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, नाभिक उतना ही मजबूत और स्टेबल माना जाएगा। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसे बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं और ये एक तरह से नाभिकीय स्थिरता का नक्शा है। ये दिखाता है कि अलग अलग तत्वों के लिए प्रति कण बंधन ऊर्जा कैसे बदलती है। ये वक्र बाईं ओर से तेजी से ऊपर चढ़ता है, फिर बीच में एक चोटी तक पहुंचता है और फिर दाईं ओर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। और जानते हैं, इसी उतार चढ़ाव में न्यूक्लियर एनर्जी का सारा राज छिपा। तो ये नक्शा हमें क्या बता रहा है? बाईं तरफ हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिक हैं जो कम स्थिर हैं, बीच में आयरन जैसे मीडियम साइज के नाभिक हैं जो सबसे ज्यादा स्थिर हैं, मतलब वो स्थिरता की चोटी पर बैठे हैं। और फिर दाएं तरफ यूरेनियम जैसे बहुत भारी नाभिक आते हैं जो फिर से
कम स्थिर हो जाते हैं। प्रकृति का एक सीधा सा नियम है, हर चीज स्थिरता की ओर जाना चाहती है, और नाभिकों की स्थिरता की यही खोज दो बहुत ही मशहूर प्रक्रियाओं के जरिए बेशुमार एनर्जी को बाहर निकालती है। पहली प्रक्रिया है नाभिकीय विखंडन यानी फिशन। इसमें यूरेनियम जैसे एक भारी और अस्थिर नाभिक को तोड़ा जाता है। ऐसा करने पर जो दो छोटी नाभिक बनते हैं वे उस स्थिरता वाले ग्राफ पर ऊपर की तरफ यानी ज्यादा स्थिर होते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जो मास एनर्जी में बदलता है वही तो परमाणु ऊर्जा है। और दूसरी प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन। यही वो प्रक्रिया है जो हमारे सूरज और बाकी तारों को शक्ति देती है। इसमें दो हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। ये भी स्थिरता वाले ग्राफ पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर थोड़ा सा मास जबरदस्त एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। तो फिशन हो या फ्यूजन, दोनों ही असल में प्रकृति के तरीके हैं पदार्थ को ज्यादा स्थिर बनाने के। एक में भारी चीज टूटती है, दूसरे में हल्की चीजें जुड़ती हैं, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है, ज्यादा स्थिरता, और इस सफर में एनर्जी रिलीज होती है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर वो गोंद जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है उसे एनर्जी में बदला जा सकता है, तो जरा सोचिए कि पदार्थ के इस नन्हे से दिल में अभी और कितने अनसुलझे रहस्य बंद होंगे।